हेलो बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई क्लास 7th। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। सो आपको पता ही है, सिविक्स में आप बच्चों का एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी। सो आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि आप बच्चों के एग्जाम्स में डेफिनेटली आ सकते हैं, आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे। नीडलेस टू से आज का जो सेशन है ये सुपर इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को एक्स्ट्रा ध्यान से सुनना है एंड क्वेश्चंस के थ्रू ही आप बच्चों का एक रिविजन भी हो जाएगा कि इस चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या समझ रखा है। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप बच्चों का? In a democracy, why is universal adult franchise important? आपसे पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है ना। आप में से काफी सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ने कुछ बहुत ही अलग सा, कुछ भारी सा, नया सा टर्म यूज कर लिया है। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमने एक एज लिमिट लगा रखी है 18, ठीक है। पर एज लिमिट के अलावा और कोई हम भेदभाव नहीं करते, ठीक है। हम सबसे कहते हैं कि आप सबके पास वोटिंग का राइट है। तो चाहे आप मैन हो या आप वुमेन हो, आपका जो भी रिलीजन हो, आप जिस भी स्टेट से हो, ठीक है, जेंडर आपका जो भी हो, हम कोई भेदभाव नहीं करते। हम कहते हैं कि सबके पास वोटिंग का राइट है और इसी चीज को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, ठीक है। और ये चीज पता, अगर आप लोग जैसे जैसे बड़े क्लासेस में जाओगे, आप बाकी कंट्रीज की हिस्ट्री को भी देखोगे, इंडिया की भी हिस्ट्री को इन डिटेल आप लोग समझोगे। तो ये एक ऐसी चीज है जो हम लोगों के पास स्टार्टिंग से नहीं थी, ठीक है। जैसे अगर हम फ्रांस की भी बात करें तो फ्रांस में बहुत लंबे टाइम तक विमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। बाकी कंट्रीज के साथ भी ऐसा था। बाद में अलग अलग कंट्रीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के कॉन्सेप्ट को मानना स्टार्ट कर देती हैं और वो लोग कहते हैं कि हम अब भेदभाव नहीं करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता आप लोगों का जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, जब तक आप हमारे कंट्री के सिटीजन हो हम आपको वोटिंग राइट देंगे। इसी चीज को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं कि हम सारे सिटीजन्स को बराबर हक दे रहे हैं वोटिंग का, ठीक है। तो अक्सर ऐसा कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ये गवर्नमेंट है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, हम लोगों ने ही बनाई है, एंड फॉर द पीपल, हम लोगों के लिए ही ये गवर्नमेंट बन रही है। तो इस गवर्नमेंट सेटअप में फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप किस रीजन से हो, या आपका जेंडर क्या है, आप रिच हो या पुअर हो। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने बहुत सारे कंट्रीज की हिस्ट्री में ऐसा भी देखा है कि स्टार्टिंग में ऐसा कहा जाता था कि अगर आप रिच हो, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आप टैक्स पे कर रहे हो, फिर तो सब कुछ बढ़िया है, हम आपको वोटिंग का राइट देंगे। पर अगर आपके पास खुद की जमीन नहीं है, अगर आप टैक्स पे नहीं करते, तो हम आपको वोटिंग का राइट नहीं देंगे। तो ऐसी चीजें भी कुछ कंट्रीज में हो रखी हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप रिच हो या पुअर हो, जब तक आप हमारे कंट्री के सिटीजन हो। एंड ऑफ कोर्स हमने एक एज लिमिट लगा रखी है और आप इस एज लिमिट से थोड़े से ऊपर हो तो हम आपको अलाउ करेंगे वोट करने के लिए। इसी को ही हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही यही है, ठीक है। डेमोक्रेसी की मेन भावना ही यही है कि हम सारे लोगों को बराबर मान के चलते हैं और सबको हम इक्वल हक देते हैं, ठीक है। आई होप ये एक क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इन वॉट वेज was Om Prakash Valmiki's experience similar to that of the Ansaris? इस चैप्टर में आप बच्चों को दो केस स्टडीज बताई जाती हैं, ठीक है। एक है ओम प्रकाश वाल्मीकि की एंड दूसरी केस स्टडी में आप लोग अंसारीज के बारे में पढ़ते हो।
ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि इन दोनों केस स्टडी में क्या होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के केस में क्या होता है, हम ये समझते हैं कि कैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है स्कूल के सेटअप में, है ना। हम देखते हैं कि बाकी सारे बच्चे आराम से बैठ के पढ़ाई करते थे, पर ओम प्रकाश वाल्मीकि से कहा जाता था कि नहीं, तुम इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, तुम कुछ अलग हो, तुम थोड़ा दूर जाके बैठो, है ना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के केस में हमने देखा था कि कैसे स्कूल के सेटअप में बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा था। उसके बाद अंसारीज की कहानी में हम क्या देखते हैं, अंसारीज बेसिकली ऐसा था कि ये लोग एक मैरिड कपल थे एंड ये लोग कहीं पे घर ढूंढ रहे थे रेंट पे रहने के लिए, ठीक है। सो ये लोग मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते हैं एंड ये लोग घर ढूंढ रहे थे एक ऐसे एरिया में जहां पे हिंदू रिलीजन के लोग ज्यादा थे। तो अक्सर क्या होता था, अंसारीज जाते थे बात करने के लिए एंड लोग बहुत अच्छे से उन्हें बताते थे कि हाँ हमारे घर में ऐसा है, आप रेंट पे रह सकते हो, ये रेट है, बहुत अच्छे से बात करते थे। पर जैसे ही अंसारीज अपना नाम बताते थे, अपना फुल नेम बताते थे, तो नाम सुन के लोगों को पता चल जाता था कि ये तो मुस्लिम है, तो लोग इनके साथ भेदभाव करते थे। फिर ये जल्दी से मतलब ऐसे मुकर जाते थे कि नहीं, हमें अपना घर नहीं देना है रेंट पे, हमने किसी और से बात कर ली है, वो ज्यादा अच्छे रेट पे आ रहे हैं। तो ऐसे कह के लोग जैसे तैसे इनको घर रेंट पे नहीं देते थे। फिर बहुत टाइम तक अंसारीज जो हैं वो ढूंढते रहते हैं और उनको घर नहीं मिल पाता है, जस्ट बिकॉज वो किसी और रिलीजन को बिलोंग करते थे। तो इन दोनों कहानियों में क्या कोई चीज सिमिलर है, ठीक है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की भी कहानी पता है, आपको अंसारीज की भी कहानी पता है, क्या इन दोनों कहानियों में कोई सिमिलैरिटी है, ठीक है, क्या कोई एक चीज इसमें सेम सी आपको लग रही है। तो वैसे तो देखो अंसारीज मैरिड कपल थे, है ना, और ओम प्रकाश जो थे वो एक छोटे से बच्चे थे। ओम प्रकाश की कहानी स्कूल में चल रही है, अंसारीज की कहानी ऐसे चल रही है कि उनको घर नहीं मिल रहा है रेंट पे रहने के लिए। तो मे बी आपको सुनने में लग रहा हो कि नहीं मैम कुछ भी सेम नहीं है, बहुत अलग अलग टाइप के लोग थे, पर इन दोनों कहानियों में एक चीज सेम है कि इन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है ना। हम लोग तो बात करते हैं इक्वालिटी की कि हम सारे लोग बराबर हैं, इंडिया में हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, पर इन दोनों कहानियों में एक चीज सेम क्या है कि इन दोनों ही लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हो रहा है भेदभाव, पर हाँ सिमिलैरिटी ये है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इनके साथ। अंसारीज के केस में क्या था, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, रिलीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि के केस में क्या था, कास्ट के वजह से, ठीक है। तो अभी मैं आपको कास्ट सिस्टम, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एक क्वेश्चन में मैं आपको इन डिटेल कास्ट सिस्टम समझाऊंगी, पर हाँ अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम फॉलो होता था। और कास्ट सिस्टम में हम लोग क्या कहते थे, हम कुछ लोगों को कहते थे कि ये तो अपर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, और उनके लिए सोसाइटी में सरवाइव करना बहुत आसान था। कुछ लोगों को हम कहते थे कि ये तो लोअर कास्ट के लोग हैं एंड लोअर कास्ट के लोगों को लोग बहुत ज्यादा परेशान करके रखते थे सोसाइटी में, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे, इसीलिए उनके साथ इतना भेदभाव हो रहा था कि आप बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते, आप कहीं दूर जाके बैठो। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा हो गया, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। मैं क्वेश्चन आप बच्चों को समझा देती हूँ। आपको एक सेंटेंस दे रखा है, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, एक सेंटेंस दे रखा है और आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ बच्चों इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस से आप लोग क्या समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने हम सारे लोग बराबर हैं। अभी हम इसे इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है अभी वो समझते हैं, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, आपको क्यों लगता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये जरूरी है कि हम सारे लोगों पर कानून बराबर तरीके से लगाएं। सो ये हमारा क्वेश्चन है। सो आई होप यहां तक क्वेश्चन तो सारे बच्चों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम आंसर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो
इस सेंटेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि कानून हम सारे लोगों के लिए बराबर है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो मान लो कि कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन है एंड उस इंसान ने क्या करा, उस इंसान ने बहुत ही बड़ा एक क्राइम कर दिया, मर्डर, ठीक है। उसे गुस्सा आया और उसने किसी इंसान को मार दिया। तो मर्डर बहुत ही सीरियस क्राइम है एंड क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इंसान है, उसे बहुत जल्दी जेल में डाल दिया जाएगा, कोर्ट में हियरिंग होगी और जज उनके पनिशमेंट को डिसाइड करेंगे कि उन्होंने मर्डर करा है तो उस इंसान के साथ क्या करना चाहिए, किस टाइप की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, है ना। ये सब बहुत जल्दी जल्दी होगा। पर मान लो एक एमएलए है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है एंड उनका कोई सन है, ठीक है, कोई बेटा है एंड एक दिन क्या हुआ, सन को गुस्सा आया किसी के ऊपर और सन ने बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया। क्या कर दिया, उन्होंने भी मर्डर कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब सन चाहे वो जिसके भी हो, एमएलए के हो, प्राइम मिनिस्टर के हो, प्रेसिडेंट के हो, किया तो उन्होंने गलत है ना, तो उनके साथ भी सेम चीज होनी चाहिए, बहुत ही जल्दी उनको जेल में डाल दिया जाना चाहिए, कोर्ट में केस होना चाहिए, जज को सूटेबल पनिशमेंट देनी चाहिए। ऐसे में हम ये नहीं करेंगे कि नहीं इस केस में एक साधारण आदमी ने मर्डर करा तो उसे पनिश कर दो, इस केस में किसी मिनिस्टर के बेटे ने मर्डर करा तो उसको माफ कर दो। ऐसा करना हमारे कंट्री में अलाउड नहीं है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन, ठीक है, कौन किसका बेटा है, कौन कितना रिच है, कौन कितना पुअर है, कौन किस रिलीजन को बिलोंग करता है, कौन किस स्टेट को बिलोंग करता है। अगर आपने कुछ गलत करा है तो करा है, आपके ऊपर फिर उसी सेम सिचुएशन के अकॉर्डिंग लॉ के प्रोसीजर्स को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यही है इस सेंटेंस का मतलब, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहते हैं इसे शॉर्ट में, ठीक है। हमारे आर्टिकल 14 में कहा जाता है इसे कि कानून के सामने हम सारे लोग बराबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, वाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। ये चीज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर ली थी कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही इक्वालिटी है ना। डेमोक्रेसी के सेटअप को हम इतना पसंद क्यों करते हैं, वरना तो हम जैसे बहुत पहले होता था ना, राजा रानी हुआ करते थे, है ना। एंड अलग अलग कंट्रीज में हमने देखा है डिक्टेटर हुआ करते थे, हिटलर जैसे लोग संभालते थे कंट्री को, है ना। जैसे जर्मनी को हिटलर ने संभाला था बहुत टाइम तक एंड उन्होंने बहुत परेशान करा लोगों को। तो ऐसा क्या हुआ कि हमें लगा कि नहीं राजा रानी का सिस्टम नहीं चाहिए, नहीं हिटलर जैसे लोग नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर एक सेटअप चाहिए जिसमें हम लोग वोट दे के अपने लीडर्स को सेलेक्ट करें। हमने क्यों सोचा कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए, क्योंकि राजा रानी के सिस्टम में या डिक्टेटर के सिस्टम में हमें इक्वालिटी नहीं मिलती थी, हमें रिस्पेक्ट या डिग्निटी नहीं मिलती थी। तो ताकि ये सारी चीजें मिले, हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमने कहा कि हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही इक्वालिटी है, इसीलिए डेमोक्रेसी में इक्वालिटी बिफोर द लॉ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, सो एक और क्वेश्चन हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेंशन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, गिव एग्जांपल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 2 काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी बताओ, 2 ऐसे इनइक्वालिटी के तरीके बताओ जो कि हमारे कंट्री में चल रहे हैं, ठीक है। गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है, ठीक है। तो एक टाइप ऑफ इनइक्वालिटी जो कि हमारे कंट्री में फिलहाल चल रहा है वो है इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी। तो अब मैं आपको थोड़ा कास्ट सिस्टम इन डिटेल समझा देती हूँ। तो इंडिया की हिस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने बहुत ज्यादा भेदभाव करा है, ठीक है। हम एक सिस्टम फॉलो करते थे जिसको हम कहते थे कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में क्या होता था, सोसाइटी में जितने भी लोग थे हमने उनको 2 हिस्सों में बांट दिया था। कुछ लोगों को कहते थे अपर कास्ट, कुछ लोगों को कहा जाता था लोअर कास्ट, ठीक है। सो ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन लोगों को माना जाता था अपर कास्ट एंड इन लोगों के लिए मतलब जिंदगी बहुत बढ़िया थी, कोई इनको परेशान नहीं करता था, कोई इनको कुछ नहीं कहता था। एंड उसके बाद कुछ लोगों को कहा जाता था लोअर कास्ट, जैसे कि वैश्य और शूद्र। अब इनको सोसाइटी में बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था,
इनके पास कोई हक नहीं हुआ करते थे। अपर कास्ट के लोग जबरदस्ती लोअर कास्ट के लोगों से काम निकलवा लिया करते थे, इनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी सोसाइटी में। ठीक है, तो लोअर कास्ट के लोगों ने बहुत ज्यादा सफर करा है हमारे हिस्ट्री में। अब लोअर कास्ट में भी कुछ लोगों को पता है कहा जाता था, चलो यहां लिख देते हैं, अनटचेबल्स। ठीक है, अनटचेबल मतलब लोगों का मानना था कि अगर इन्होंने किसी चीज को छू लिया तो वो चीज अचानक से खराब हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उस टाइम पे पता है क्या होता था, मान लो कोई एक गांव है, एक विलेज है, और अक्सर क्या होता था, विलेज के बीच में होता था वेल, कोई कुआं होता था जहां से सारे लोग पानी कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो जो अनटचेबल्स होते थे ना, इनसे कहा जाता था कि तुम हमारे वेल के पास नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि अगर तुम आके हमारे वेल के पानी से पी लोगे या हमारे वेल के पानी को छू लोगे तो हमारा पानी खराब हो जाएगा। तो इतनी गलत चीजें हम लोगों ने करी। ठीक है, अनटचेबल से हम कहते थे वेल का पानी मत पियो, कोई और वेल ढूंढ लो, वहां से पानी पिया करो तुम लोग। और पता है क्या क्या करते थे, जैसे मान लो कोई गांव है और वहां पे है एक मंदिर, मान लो कोई टेम्पल है, तो अगेन अनटचेबल से कहा जाता था कि देखो बाकी सारे लोग तो मंदिर के अंदर जा सकते हैं, पूजा वूजा कर सकते हैं, पर तुम लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम मंदिर के अंदर गए तो मंदिर मतलब खराब हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, लोग ऐसी चीजें कहते थे। ठीक है, तो हमने बहुत ज्यादा भेदभाव करा है अनटचेबल्स के साथ, जो कि बहुत ज्यादा गलत था। उसके बाद हमारा संविधान बनता है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जैसे लीडर्स आते हैं जो हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब बहुत गलत चल रहा है इंडिया में। फिर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स डालते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, जिसमें कहा जाता है भेदभाव करना, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना। ठीक है, लोगों को ऐसा बोलना कि तुम स्कूल नहीं आ सकते, तुम टेम्पल नहीं आ सकते, या फिर पता है अपने बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाना। अगर सामने वाले इंसान को ऐसा फील भी हो जाए ना कि तुम भेदभाव कर रहे हो तो वो भी गलत है। तो उसके बाद हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और हम अपनी हिस्ट्री को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली अब भी अगर आप इंडिया के इंटीरियर एरियाज में जाओ, ठीक है, या किसी भी विलेज में जाओ, तो आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं ये चीज पूरे तरीके से हटी नहीं है। कास्ट सिस्टम को अब भी अनफॉर्चुनेटली फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, पर हाँ, जितना सिंसियरली लोग हिस्ट्री में करते थे मे बी उस तरीके से नहीं, पर हाँ अब भी ये सब चल रहा है। ठीक है, तो एक तरीके का इनइक्वालिटी जो कि हम लोग कर रहे हैं वो है कास्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट इनइक्वालिटी जो कि हमारे कंट्री में चल रहा था वो है रिलीजन के बेसिस पे इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसमें जस्ट अभी हमने अंसारीज का केस पढ़ा है ना, कि अंसारीज मुस्लिम थे एंड वो एक ऐसे एरिया में गए जहाँ पे हिंदूज बहुत सारे थे, तो वो लोग मुस्लिम्स को पसंद नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली ऐसा होता है कि मान लो कोई भी एक रिलीजन है, उन लोगों का नंबर बहुत ज्यादा है, तो हम उनको कहते हैं मेजोरिटी। ठीक है, मान लो दो रिलीजन है ए और बी, मान लो ए रिलीजन का बहुत ज्यादा नंबर है, बहुत सारे लोग हैं ए रिलीजन में, तो हम इनको कहेंगे मेजोरिटी। मान लो बी रिलीजन में बहुत ही छोटे से कम से लोग हैं, तो हम इनको कहेंगे माइनॉरिटी। तो क्या होता है, जब भी माइनॉरिटी रिलीजन के लोग मेजॉरिटी रिलीजन के एरिया में जाते हैं, हम देखते हैं कि मेजॉरिटी रिलीजन के लोग माइनॉरिटीज को परेशान करते हैं। ठीक है, जैसे अंसारीज ऐसे एरिया में गए जहाँ पे हिंदू ज्यादा थे, तो उनको परेशान किया गया। अगर सिचुएशन ऑपोजिट होती, ठीक है, अगर मान लो कोई हिंदू जाता है ऐसे एरिया में जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा थे, उनको भी ऐसी ही सिचुएशन फेस करनी पड़ती। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिलीजियस इनइक्वालिटी, कि अगर कोई तुम्हारे रिलीजन का नहीं है तो तुम उसके साथ भेदभाव कर रहे हो कि हमें नहीं पसंद तुम। तो ये चीज करना भी बहुत ज्यादा गलत है। अगेन अनफॉर्चुनेटली हमने अपने हिस्ट्री में करा है, पर अब ये चीज बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब हमारे संविधान के हिसाब से ये सारी चीजें करना गलत है। ओके, तो ये दो टाइप की इनइक्वालिटी हैं जो कि इंडिया में चल रही है, एक है कास्ट बेस्ड, एक है रिलीजन बेस्ड। अगर आप प्रॉपर एग्जाम्पल देना चाहो तो यहाँ पे कास्ट में आप ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जाम्पल दे सकते हो कि वो लोअर कास्ट के थे, इसलिए उन्हें स्कूल के अंदर जाना अलाउ नहीं किया जाता था। एंड रिलीजन में आप लोग अंसारीज का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, चलो सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाउ कैन यू से दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल?
ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि आप ये चीज कैसे कह सकते हो कि किसी कंट्री में इक्वालिटी लाना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस स्ट्रगल है। ऐसा नहीं कि आज हमने इंडिया में हर जगह हम इक्वालिटी ले आए और अगले साल हम लोग काम करना बंद कर दें इक्वालिटी के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि इक्वालिटी चलता रहेगा। हमें हर दिन हर साल इक्वालिटी के लिए लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी कंट्री में इक्वालिटी बनी रहेगी, ठीक है। तो लाइक आई वाज टेलिंग यू, अगर हम आज की बात भी करें तो इनइक्वालिटी आज भी है हमारे सोसाइटी में, ठीक है। हाँ, जितना बहुत पहले हुआ करता था उतना नहीं है, पर आज भी इनइक्वालिटी चल रही है हमारे कंट्री में, ठीक है। इवन टुडे आप लोग देखोगे कि लोग लोअर कास्ट अपर कास्ट ये सब कह के भेदभाव करते रहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें लोगों की थिंकिंग बदलनी है, लोगों को समझाना है कि ये चीज करना गलत है, ठीक है। और खुद भी, ठीक है, खुद भी बदलाव लाना है, खुद भी समझना है कि किसी भी फॉर्म में भेदभाव करना बहुत ज्यादा गलत है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप अचानक से इंडिया में सारे लोगों को समझा दोगे कि भेदभाव करना गलत है। आपको रोज हर दिन हर साल लोगों को धीरे धीरे समझाना होगा, तो इसीलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर द टू वेज इन विच गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट वाज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो, हमारी गवर्नमेंट को भी पता है कि इक्वालिटी की दिक्कत है, लोग एक दूसरे को बराबर तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने भी कोशिश करी, ठीक है, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की। एक तो उन्होंने संविधान में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी, उसके अलावा भी उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए सोसाइटी में इक्वालिटी को लाने के लिए। उन स्टेप्स के बारे में पूछा जा रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या करा जिसके थ्रू हम सोसाइटी में इक्वालिटी ला पाए। पॉइंट 1, हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, लॉज बनाए, ठीक है, कानून बनाए, जिसमें ऐसा कहा गया कि अगर तुम भेदभाव कर रहे हो तो वो गलत है, हम तुम्हें पनिश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लॉज की बात करें तो मैंने आपको बताया अनटचेबिलिटी फॉलो करना आज के टाइम पे अलाउड नहीं है। तो अगर कोई किसी के साथ अनटचेबिलिटी कर रहा है तो वो इंसान, उसके ऊपर आप पनिशमेंट्स लगा सकते हो, कोर्ट में ले जा सकते हो, ठीक है। तो एक स्टेप जिसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स। हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग स्कीम्स निकाले हैं अनप्रिविलेज्ड ग्रुप के लिए। अनप्रिविलेज्ड ग्रुप का क्या मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं लोअर कास्ट में ही हम कुछ लोगों को कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, या फिर ओबीसीज कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो एससी और ओबीसी के साथ क्या हुआ है, हिस्ट्री में हमने इनके साथ बहुत भेदभाव करा। जब बाकी सारे लोग तरक्की कर रहे थे, जब बाकी सारे लोग पढ़ाई कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तब एससी और ओबीसी के लोग बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें तो सोचो, वो पढ़ाई करना चाहते थे पर वो स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि लोग उनको क्लास के बाहर कर देते थे, है ना। तो एससी एंड ओबीसी उस टाइम पे बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अगर उन्हें पानी पीना होता था, टेंपल जाना होता था, तो वो उन चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो हिस्ट्री में जब बाकी लोग आगे बढ़ रहे थे, एससी एंड ओबीसी जो लोग थे उनको हमने ऑप्रेस कर दिया, सप्रेस कर दिया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इसीलिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं, जिनके थ्रू हम लोग इन लोगों को एंकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है, बूस्ट देते हैं। तो गवर्नमेंट कैसे इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट कानून के थ्रू इक्वालिटी लाती है और गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर प्रोग्राम्स के थ्रू इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रही है। ओके, चलो, सो यहाँ तक हम लोग ऑन इक्वालिटी चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। पर अभी बहुत रिसेंटली आप लोगों ने एक और चैप्टर मेरे साथ कवर करा था एंड उस चैप्टर का नाम था एनवायरनमेंट, है ना। सो मैं बस कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ एनवायरनमेंट के एंड हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। फिर आप लोगों का ज्योग्राफी और सिविक्स का एक एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो हम कवर कर चुके हैं,
पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, एंड इस चीज को आप लोग इन डिटेल समझ लो, क्योंकि जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाओगे, इनफैक्ट जब आप 10th में जाओगे ना, तो 10th में भी आपको ये पढ़ाया जाता है, क्लास 10th में भी। तो बेटर क्या रहेगा, हम लोग क्लास 7th में ही इस चीज को इन डिटेल समझ लेते हैं, ताकि जब हम लोग क्लास 10th में जाए एंड जब बोर्ड एग्जाम का टाइम हो तब हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, सो व्हाट इज एन इकोसिस्टम? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। ठीक है, तो इस वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स मतलब हम जो इंसान हैं, हम अपने सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना। वी आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट, हम अपने एनवायरमेंट, हम जहां पर भी रहते हैं, हम अपने सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं और हम एक दूसरे के ऊपर भी निर्भर हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। जैसे प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं, तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हम लोग प्लांट्स के ऊपर निर्भर हैं, है ना। तो ये जो एक रिलेशन है, ये जो एक सिस्टम है जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स, अलग अलग लिविंग बीइंग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और अपने सराउंडिंग के ऊपर भी डिपेंडेंट है, इस सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के आप लोग अलग अलग एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे कि डेजर्ट एक इकोसिस्टम होता है, लेक एक इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम होता है। मतलब कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ पे अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी है और वो प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तो हम उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलो, सो इकोसिस्टम हो गया एंड बस एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप बच्चों की छुट्टी। ठीक है, चलो, सो व्हाट इज द लिथोस्फेयर? इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि लिथोस्फेयर क्या होता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर रखा है, मैंने आप बच्चों को ट्रिक बताई थी, एल फॉर लिथोस्फेयर, एल फॉर लैंड, जमीन। ठीक है, तो लिथोस्फेयर का क्या मतलब है? अर्थ में जहां पर भी जमीन है, ओके, उस सारे एरिया को हम कलेक्टिवली लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, जहां पर भी आपको जमीन दिखे वो लिथोस्फेयर का पार्ट है। माउंटेन, हिल, प्लेन, प्लेट्यू, जहां पर भी अर्थ में जमीन है वो हमारे लिथोस्फेयर का पार्ट है। प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जहां पे जमीन है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर किन चीजों से बना हुआ होता है? ठीक है, जमीन में क्या क्या दिख जाता है आपको? पत्थर, रॉक्स, मिनरल्स, ठीक है, थिन लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी, ये सारी चीजें आप लोगों को लिथोस्फेयर में दिख जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो वैसे लिथोस्फेयर पूछा गया था, पर कुछ और सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। लिथोस्फेयर तो समझ आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज हाइड्रोस्फेयर? ठीक है, हाइड्रोस्फेयर का क्या मतलब है ये भी हमने पढ़ रखा है। हाइड्रोस्फेयर मतलब अर्थ का वो हिस्सा जहां पर पानी है, वाटर है, मतलब आपका लेक हो गया, सी हो गया, ओशन, रिवर, जहां पर भी पानी है हमारे अर्थ में, हम उसे कहते हैं कि ये तो हमारे हाइड्रोस्फेयर का हिस्सा है। ठीक है, चलो, हाइड्रोस्फेयर भी समझ लिया। नेक्स्ट एक और वर्ड है जो कि आपको पता होना चाहिए। लिथोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का क्या मतलब होता है? अर्थ का ऐसा कोई भी हिस्सा जहां पे हमारे गैसेस हों। ठीक है, हम सबको पता है कि हमारे अर्थ में गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सारे गैसेस हमारे अर्थ के ऊपर हैं। तो ये सारे गैसेस कहां पर हैं? ये हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है। सो हम कहते हैं कि अर्थ के अराउंड, मान लो ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक थिन लेयर है गैसेस की, इस थिन लेयर को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं।
ठीक है, सो हमने लिथोस्फेयर समझ लिया, हाइड्रोस्फेयर समझ लिया, एटमॉस्फेयर समझ लिया, एक लास्ट टर्म बचा है जिसको हम लोग कहते हैं बायोस्फेयर, यहां लिख देते हैं, ठीक है, बायोस्फेयर। ठीक है, बायोस्फेयर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखो एक शब्द आ रहा है बायो, बायो मतलब लिविंग थिंग्स की बात हो रही है ना। बायोस्फेयर मतलब अर्थ का वो हिस्सा जहां पर जमीन भी हो, लिथोस्फेयर भी हो, जहां पर पानी भी हो, मतलब हाइड्रोस्फेयर भी हो, और जहां पर गैसेस भी हो, मतलब एटमॉस्फेयर भी हो, तीनों चीजें हो और उस वजह से कोई लिविंग थिंग हो, है ना। अगर कहीं पे पानी है, कहीं पे जमीन है, कहीं पे हवा है, तो वहां पे लाइफ होगी, एंड उसी एरिया को हम बायोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, बायोस्फेयर क्या है, एक नैरो सा एरिया जहां पे पानी भी है, जमीन भी है और गैसेस भी हैं और वहां पे लाइफ भी है, लिविंग थिंग्स भी हैं, उस एरिया को हम बायोस्फेयर कहते हैं। ओके, चलो, तो आज के क्लास में हम लोगों ने ऑन इक्वालिटी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। सो आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को सुपर क्लियर है। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो और ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट क्लास में आप बच्चों को कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। चलो, सो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।